पीपीटी दिखाई दे रही है आप लोग को? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। Okay. Let us revise whatever we did in the previous lecture. We are doing the mechanics of a particle, and related to mechanics of a particle, we are doing the conservation laws. I told you that it is these conservation laws are the consequences of Newton's laws of motion. So basically, Newton's laws of motion are important in this respect, that these provide us certain laws which are helpful to describe the motion. आप में से कोई अनम्यूट नहीं है, वो सॉरी म्यूट नहीं है, म्यूट करो, आवाजें आ रही है बहुत ज्यादा. The conservation laws as such do not require the prior information of force, but if forces are known, then conservation laws are very much helpful to provide the behavior of the motion or to solve the equations of motion. Whatever I am sharing you in this lecture are something more which I shared you in the previous lecture, because I have modified certain slides and I have added certain content in these slides. So here you can see that in the conservation of linear momentum, I have written momentum does not cause a force, but force may cause the change in momentum. This is something important. It simply means that momentum has no effect on force, but there may be some force which may affect the momentum. I also told you that momentum remains conserved. So it simply means that whenever we say that momentum remains conserved, it means we are talking about the situations where there is no effect of external forces. जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, आपकी गाड़ी कहीं टकरा जाती है, तो गाड़ी के टकराने के बाद आपका जो मोमेंटम है वो इसलिए कंजर्व नहीं रहता, मोमेंटम बढ़ जाता है या मोमेंटम घट जाता है, बिकॉज देयर इज एन इम्पल्स फोर्स. जैसे ही टकराएगी, इम्पल्स फोर्स का मतलब क्या होता है, वो फोर्स विच एक्ट्स इंस्टेंटेनियसली बिकॉज ऑफ द सडन एक्शन, सडन कोलिजन. तो जो इम्पल्स फोर्स है वो इम्पल्स फोर्स वहां पर एक्ट करती है, उस इम्पल्स फोर्स की वजह से आपका मोमेंटम चेंज हो सकता है. इसका एक और एग्जाम्पल है कि आप लोग जानते होंगे आजकल जितनी भी गाड़ियां बनती हैं, नई टेक्नोलॉजी से बनती है, उनमें एयर बैग्स फिट होते हैं. आप में से कोई बता सकता है कि एयर बैग का रोल क्या होता है? आप में से कोई अपने को अनम्यूट करो और फिर ये बताओ कि जिसको भी पता हो, पहले आशीष बताएं कि आशीष को पता है कि एयर बैग्स क्यों लगाए जाते हैं गाड़ियों में. हेलो मैम. ओके, किसी और पता है कि गाड़ी में एयर बैग्स क्यों लगाए जाते हैं? आजकल जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं उनमें एयर बैग्स लगे हुए होते हैं टू प्रिवेंट द जर्क ऑफ एक्सीडेंट
or you prevent you from some serious injuries, to prevent you to touch or to stuck to the windshield. जो windshield होती है आगे गाड़ी की, जो शीशा होता है फ्रंट शीशा, उससे बचाने के लिए, साइड शीशों से बचाने के लिए, फ्रंट शीशे के लिए होता है बेसिकली। अच्छा ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। कल मैं पूछूंगी आप लोगों से कि आपने इसके बारे में क्या पढ़ा, कि विंडशील्ड क्यों लगाई जाती है, कैसे वो मोमेंटम को इम्प्रेस करती है और कैसे वो हमें विंडशील्ड से टकराने से रोकती है। आप लोग को तो पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप नई जनरेशन के बच्चे हो, तो आपको जो टेक्नोलॉजीज ऐसी यूज होती हैं उनका रीजन पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी बाद में, आप पहले से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्यों विंडशील्ड लगाई जाती है, विंडशील्ड को लगाने से मोमेंटम कैसे इम्प्रेस होता है। तो जो मेरा एक क्वेश्चन था, जो मैंने अभी आपको बताया, जो मेरा एक पॉइंट था कि मोमेंटम डज नॉट कॉज अ फोर्स बट फोर्स में कॉज द चेंज इन मोमेंटम, इसका वो आंसर है, इसका वो एग्जाम्पल है कि कैसे फोर्स मोमेंटम को चेंज कर सकती है। तो जहां भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, वहां पर सिंपल मीनिंग ये है कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और द सम ऑफ द फोर्सेस इम्प्रेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट is zero. Sum of the forces zero means the forces are in equilibrium. Okay. Now, ये मैंने एयरबैग का ही एग्जाम्पल लिखा था, जो आप लोग देखेंगे कि क्या है। Then I told you about the conservation of linear momentum. There I gave you certain examples which proved that momentum remains conserved. If it is transferred to some another body, then momentum of the original body decreases, and finally, or if it is a single particle, single object, then under the action of the forces, its momentum remains conserved. Secondly, I told you that the momentum may be transferred in more than one direction. In three-dimensional space, it may be transferred to three directions, but direction-wise momentum is again conserved. In x direction, momentum will be conserved, y direction it will be conserved, and in z direction it will be conserved. So it may be transferred in any of the direction. It may be transferred in more than one direction. I told you the definition of momentum was mass into velocity, and in case of linear momentum, the velocity is linear velocity, and in case of angular momentum, the definition quietly changes. Here are certain examples of conservation of linear momentum. I have given one link on the above of the sheet. You can go to this link and you can find very interesting examples of conservation of linear momentum, or rather the concept of momentum, then concept of linear momentum, and then certain examples. You are seeing that in the first one, a fish is eating another fish. The another fish is at rest. The bigger fish comes with certain momentum. It eats the smaller fish. Still the momentum will remain conserved because there will be the effect on the velocity. The bigger fish will move with certain velocity. It has its fixed mass, but when it grabs the little fish, the mass naturally will increase because mass will be the addition of the two masses, addition of the big fish mass and the small fish mass. But still, when after eating the fish, the bigger fish will move, its velocity will be decreased, and so the momentum will remain conserved. Similarly, in the second one, in which the smaller fish is in movement and the bigger fish is in motion, again the momentum will be conserved. You can see in the third example. You can see in this example, third example, just a minute. You can see in this example. In this example. Excuse me, ma'am, I'm not able to see the screen. आपको शीट नहीं दिख रही है क्या? No, ma'am. को भी
और लोग बताएं। नो मैम। नो मैम। बेटा तरफ से तो शेयर हो रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम हो रही है शो। बेटा आप अभी ध्यान से सुन लो और जब मैं इसे शेयर करूंगी देन यू कैन गो थ्रू ऑल द शीट्स। ओके ओके मैम। मैम इसमें मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं और उन 4 एग्जाम्पल में ये भी बताया है कि यदि एक कोई ब्रिक है, कोई एक ट्रक जा रहा है, उसमें कोई ब्रिक्स रखी हुई है, उसका अपना एक मोमेंटम है, लेकिन कोई ब्रिक अगर ऊपर से गिरती है, ट्रक इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, इफ सम ब्रिक falls from the falls vertically, then naturally the mass of the two will be added but still the momentum will remain conserved. उस केस में क्योंकि जो ऊपर से ब्रिक गिरती है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है और मोमेंटम तब भी कंजर्व रहता है। तो ये 4 एग्जांपल मैंने इसमें दिए हैं। आप लोग इसमें जो साइट मैंने एक बताई है, फिजिक्स क्लासरूम साइट है, बहुत अच्छी साइट लगी मुझे। वैसे तो बहुत सारे हैं, आप अपने तरीके से सर्च करोगे यू विल गेट मेनी मोर एग्जांपल्स। तो ये मैंने एक एडिशनल शीट इसमें ऐड की है, तो आप उसे देख सकते हो। Now we come to the next sheet in which I told you about the force, and we came to the conclusion that there is no change in momentum in the direction when there is no force. Here I told you that P dot S is equal to 0. This is P dot S is equal to 0. P dot S is giving you the component of change of momentum in the direction of S, and this is 0. It simply means there is no change in the momentum in the direction if there is no force in that direction, because I have told you F dash S is equal to 0. It simply means that force is perpendicular to direction. Force is not in the direction, it is perpendicular to the direction of line of action. तो अगर फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं होती, किसी डायरेक्शन में नहीं होती, तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये एक हमने रिजल्ट बताया था। अभी शीट्स दिखाई दे रही हैं क्या? अभी पीपीटी दिखाई दे रही है? So finally, Yes ma'am. okay, finally we come to the conclusion that बेटा अगर आपको किसी को नहीं दिखाई दे रही तो फिर आई थिंक ये आपका नेट प्रॉब्लम होगा। आप लोग ध्यान से सुनो, अगर सुनने के बाद आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, देन लेट मी नो। फाइनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? इफ द टोटल फोर्सेस इन अ डायरेक्शन वैनिशेस। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो फोर्स है ही नहीं और या फिर वो खत्म हो रही है इक्विलिब्रियम में। इन बोथ द कंडीशंस द लीनियर मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन इज कांस्टेंट इन टाइम, दैट इज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये हम पहले कर चुके हैं। Now, I told you the concept of angular momentum, in which I told you, as I told you in the linear momentum, that it is the strength, it is the power of a moving object which it can impress on some another element, on some another object. In angular momentum, I told you that it can be represented by the area of a parallelogram, which is created through two lines. One line is in the direction of linear momentum, and the second line is the line of the line which is obtained by joining the object to a point which is the reference point, or which is the point about which you are trying to find the momentum. एक चीज का आप ध्यान रखना कि दो मोमेंटम, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, दैट डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है, लीनियर मोमेंटम, उसको आप लिखते हो mv, लिखते हो mv। इट सिंपली मीन्स कि लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है, दैट इज डायरेक्शन इज अलोंग, direction is along line of action। वेलोसिटी की ही डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। जब हम
एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम में जो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होती है वो मैंने आपको बताई थी कि जो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होती है वो होती है यहाँ पर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम. So this direction of momentum is along the axis of rotation. This is important point. It is along the axis of rotation. This is the axis of rotation around which a body is rotating. It may happen that the body is rotating about its own axis, as in the case of Earth's rotation. And it may be the case that body is rotating around some another body. In both the cases, the direction of angular momentum will be along this axis. Whether this axis is passing through the body, that means that is spin momentum, or orbital momentum if it is orbiting around some body, and then its axis of rotation will pass through that body, through the center of that body. Okay, दोनों ही केसेस में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी along the axis of rotation. This is the axis of rotation. और ये जो axis of rotation होता है, ये इस प्लेन पर, ये प्लेन क्या है? This is the approximated angular displacement. यहाँ आपका इस तरह बॉडी मूव कर रही है, उसका हमने एक इनफाइनेटेसिमल पोर्शन लिया, तो that can be approximated by mv. And this is the line joining B is the reference point, and to A. तो हमने क्या किया? एक प्लेन लिया, एक पैरेललोग्राम लिया which is lying in a plane, and the direction of angular momentum will be perpendicular to both the vectors r as well as mv. So linear momentum is expressed as L is equal to r cross v. ये मैं डिफाइन कर चुकी हूं पहले. एक मिनट, मैं नेक्स्ट शीट पे जा रही हूँ. नाउ वी कम टू सम concepts of angular momentum. First thing is particle moves in a way that change its angular position. मैंने आपको बताया था कि सपोज ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल की जो पोजीशन चेंज होगी, यहाँ चेंज हुई पार्टिकल की पोजीशन, तो ये क्या है? एंगुलर पोजीशन चेंज हो गई इसकी. पहले ये जो भी इसका रेफरेंस पॉइंट था, वहां से ये वाली लाइन थी, और अब ये यहाँ पहुंच गया. तो जो रेफरेंस पॉइंट है उससे जब आपने इसको मिलाया, तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो जाती है. जब एंगुलर पोजीशन चेंज होती है किसी पार्टिकल की, तब उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है. और यदि किसी पार्टिकल की, ये पार्टिकल है और पार्टिकल मूव करते करते यहाँ चला गया, ये पार्टिकल है, पार्टिकल मूव करते करते यहाँ चला गया, या फिर ये कहीं ऐसे चला गया, तो दिस इज लीनियर मोमेंटम. अगर ये एंगल डिस्क्राइब कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, देन दिस इज द एंगुलर मोमेंटम. Second, I told you earlier that if a particle, this is a particle and this is rotating about its own axis, then it will produce spin angular momentum. And if there is a particle which is rotating about this type of rotation or revolution is there, then this is called the orbital angular momentum. It will produce the orbital angular momentum. तो जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इनर्शिया. आप अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें, तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन है mv. इट सिंपली मींस दैट लीनियर मोमेंटम इज रिलेटेड टू मास. सिमिलरली इन एंगुलर मोमेंटम, द मोमेंटम इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड rotary inertia. It is a property characterizing the rotary inertia. कैसे ये connected है मैं अभी आपको बताती हूँ mathematically. That is why I have written that may be expressed in terms of rotary inertia. Rotary inertia means movement of inertia. So here is another point. As linear momentum is related to mass of a body,
the angular momentum is related to moment of inertia. So moment of inertia plays the same role as the mass in linear momentum. This is another point. Now, direction of angular momentum is the direction of axis of rotation. I have explained you earlier in this case, in spin angular momentum, as well as in this case, which is orbital angular, which is a case of orbital angular momentum. Now, again, the same point, force may cause the change in angular momentum, but angular momentum will not impress the force. Okay, directly it will not impress the force, but when you will go through the example of the airbags in the cars, then you will see that how the momentum is affected, okay, and how it protects you to stuck to the windshield. Now, gravity force, electromagnetic forces may not change the angular momentum, but there is a condition that gravity force or the electromagnetic force should work along the line of action, work along the line joining the reference point and the object. देखिए इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको मैं. यहाँ पर आपके पास है सन, दिस इज सन, ओके, और ये है अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है, ये अर्थ है, ये रोटेट कर रही है सन के अलावा. अर्थ सन क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है, अर्थ ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको मिला देंगे. ठीक है, ये हमें पता है कि सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटी फोर्स एक्ट करती है, और वो ग्रेविटी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स. ग्रेविटी फोर्स इधर ही एक्ट करती है. तो बिकॉज दिस ग्रेविटी फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ रेफरेंस बोलेंगे इसको, अलोंग द लाइन ऑफ रेफरेंस, सो इट चेंज द एंगुलर मोमेंटम. अगर किसी भी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि हमने कहा ही है कि फोर्सेस में कॉज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, अगर ये फोर्स किसी भी वजह से चेंज कर पाती एंगुलर मोमेंटम को, तो अर्थ का ऑर्बिट फिक्स नहीं हो सकता था सन के अराउंड. किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट इसीलिए फिक्स होता है, इसीलिए वो एक ऑर्बिट बना पाते हैं, बिकॉज देयर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम, दैट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स motion of the planets remain in its orbit because of conservation. And this is also the example that gravity force does not affect the momentum. Gravity force cannot change the momentum, because if gravity force is acting along the line, reference line, it cannot change it. तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि सन को अर्थ से जोड़ने वाली जो लाइन होती है, उसी लाइन के अलोंग ग्रेविटी फोर्स एक्ट करती है, इसीलिए कंजर्वेशन रहता है, इसीलिए मूवमेंट कंजर्व रहता है. ठीक है. Now this was all definition which I told you earlier. I also defined what is angular, for angular momentum, what is the angular velocity. As I told you earlier, this is the object. Suppose this is the object, it reaches to A2, and this is the angular displacement. So angular velocity is defined with the help of angular displacement. So it is angular displacement upon time interval in which it reaches from A1 to A2, and we define angular velocity omega. I also told you that what is the relation between the linear velocity and the angular velocity, which is given by 4, and you can say it by yes, this is 5. This is 5. So angular velocity may be related to the linear velocity by these two relations, 4 and 5. 4 relation is true when there is orbital angular momentum, and 5 relation 5 is true when there is spinal angular momentum. Okay. Now we come to how an angular momentum be represented in terms of moment of inertia. So it is a relation between angular momentum and moment of inertia, or rotary inertia. It is rotary inertia.
किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हो। आप हमने ये डिफाइन किया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, L इज इक्वल टू R क्रॉस P. This I defined earlier. L is equal to R cross P. And what is P? L is naturally a vector. And what is P? P is M V in case of linear momentum. R cross M. And what is V? Because you have to replace V by angular momentum. So it is omega cross R. पिछली शीट पे हमने V का रिलेशन दिखाया था। M को आप बाहर ले सकते हैं। Now you apply the definition of R cross omega cross R and you will get R omega minus R dot omega R. मैं बार बार एरोज नहीं लगा रही हूँ, अंडरस्टूड है कि इन सब के ऊपर एरो है। इट इज M R square omega minus what is R dot omega? Anybody of you? What is R dot omega? Angular velocity. What is its Angular value? velocity. I'm not asking what is R dot omega. What is its value, mathematical value? R omega cos theta. And what is theta between R and omega? Omega is the angular velocity and R is a line lying in the plane. 90 which- degrees. 90 Yes. degrees. Yes, good. So it will be 0. तो ये तो 0 ही हो गया इधर. This is 0. And what is MR square? MR square is, it is related to moment of inertia. It is half M R square. So according to it, it is twice I omega. And in case this relation is for, in case this goes for the spin angular momentum, otherwise ये जो 2 है इसको साइलेंट रखते हैं जब हम इसको स्टैंडर्ड वे में डिफाइन करते हैं, and again we say that it may be defined like this for the angular for the orbital momentum. So यहाँ से भी आप केवल कह सकते हो कि जो मोमेंटम है, जो एंगुलर मोमेंटम है, that is related to I. So this is about the relation. यहाँ पर एक रिजल्ट देखिए आप इसी रिलेशन को दिखाने के लिए कि कैसे मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इनर्शिया से कैसे रिलेटेड है। आप एक स्केटर देख रहे हो, दिस इज अ स्केटर। ये जब स्केटिंग करता है तो आप देख रहे हो इसके जो हाथ हैं वो दोनों बाहर की तरफ फैले हुए हैं। इसके बाद इसने क्या किया, अपने हाथों को अपने पास ले लिया, ठीक है। जैसे ही अपने हाथों को अपने पास लेती है तो आप इसमें सिचुएशन 1 देखो, एन आइस स्केटर बिगिंस टू स्पिन सच दैट हिज आर्म्स आर स्प्रेड आउट एज फार एज पॉसिबल। पहले उसके हाथ पूरे फैले हुए हैं एंड इज पैरेलल टू द आइस। जिस आइस पर उसको रोटेट करना है, जिस आइस पर उसको स्पिनिंग करनी है, उस प्लेटफॉर्म के पैरेलल उसके हाथ है। व्हाट हैपेंस टू द angular velocity of the skater when he pulls his arms inwards? अब उसने अपने हाथ दोनों आसपास ले आया वो। The angular velocity of the skater increases
when he pulls his arms inwards because the momentum of inertia is lowered. क्यों मोमेंटम ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लोअर होगी, कुछ बता सकते हो आप लोग? कोई बता सकता है आप में से? हमने बताया कि L is related to I omega and I is related to mass L as R. R क्या होता है? R predicts the distance of the mass. मैंने आपको बताया था शुरू में जब क्लासिकल मैकेनिक्स बताना शुरू किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें तब लेना होता है जब हम रोटेशन लेते हैं, क्योंकि रोटेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जब वो स्केटिंग करते करते अपने हाथों को पास में ले आती है, तो पास में लाने पर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्यों बढ़ जाती है? देखिए, इस केस में उसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ सब है। दिस ऑल इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ हिज बॉडी। आर यहाँ से इफेक्ट होगा, ठीक है। जब वो हाथों को पास में ले आती है ऐसे करके, तो क्या होगा, पास में लाने पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कंसंट्रेटेड हो गया। यहाँ कंसंट्रेटेड होने का मतलब ये हो गया कि आर कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम होने से जो इनर्शिया है उस वो मास और आर पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। मास तो उसका वही है, उसका अपना मास चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आर कम हो गया। आर कम होने से आई लोअर हो गया, यानी इनर्शिया लो हो गई। लेकिन एल का रिलेशन ये एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो किसको बढ़ना पड़ेगा? ओमेगा को। एंगुलर कंजर्वेशन रहेगा। और इसीलिए जब कोई स्केटर अपने सारे एक्शंस दिखाते हैं, तो जब उन्हें फास्ट मूवमेंट करना होता है, तेज स्पिनिंग करनी होती है और स्पिनिंग की स्पीड को वो बढ़ाते हैं, तो वो अपने हाथों को धीरे धीरे पास लाते हुए मोमेंटम को इंक्रीज करते हैं। और फाइनली जब वो अपने हाथों को साथ में बिल्कुल ले आते हैं, उस समय में उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड जो आ जाती है, फाइनल स्पीड आ जाती है, वो फिर प्रिजर्व हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। इसी में एक दूसरी सिचुएशन है, स्केटर ने स्पिन करना शुरू कर दिया, उसके हाथ फैले हुए हैं and then parallel है आइस के। what happens to the angular velocity of the skater and when he raises his arms vertically, उसने अपनी आर्म्स को वर्टिकली उठा लिया, ठीक है। अब जब वर्टिकली उसने उठाया, उसके हाथ ऊपर चले गए, इस तरह से ऐसे चले गए वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे तब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यानी आर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आर पर इफेक्ट नहीं पड़ने की वजह से जो उसका एल है, जो मतलब ये आई वैसे ही रहा तो ओमेगा भी वैसे ही रहा, तो उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगुलर वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लॉज होते हैं जो इन सारे एक्शंस को करते हैं, उन सबको जहां पर अगर आप फॉरेन कंट्री में देखें या अच्छे इंस्टीट्यूशंस में देखें जहां पर ये सारे ट्रेनिंग दिए जाते हैं, वहां सारी मैथमेटिकल फिजिक्स के लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेनिंग दी जाती है। आज के समय में तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के समय में जितने भी आपके दौड़ने वाले हैं, यानी कि जितने भी तरीके के स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो दौड़ने से रिलेटेड हो, चाहे वो चाहे वो एथलेटिक्स से रिलेटेड हो, जिसमें जेवलिन थ्रो भी होता है, शॉर्ट पुट भी होता है और तमाम तरह के होते हैं, पोल राइडिंग होती है, फिर उसके बाद लॉन्ग जंपिंग होती है, हाई जंपिंग होती है, इवन जो भागने के जितने भी ये सब होते हैं, हॉकी होती है, इन सब में उनको फिजिक्स के लॉज, मैथमेटिक्स के लॉज बता करके ट्रेनिंग दी जाती है। और इस पर बाकायदा बहुत रिसर्च अब होने लगी है कि मोमेंटम कैसे बढ़े, मोमेंटम कैसे घटे, तो ये सारे लॉज वहां पर अप्लाई किए जाते हैं। इन स्केटर्स को भी, जैसे आप अगर अभी एक मूवी मैं देख रही थी कल, उसका नाम है, कल ही वो रिलीज हुई है, राम सिंह चार्ली आई थिंक। वहां पर आप देखना एक जोकर का कैरेक्टर है, वो जोकर का कैरेक्टर क्या करता है कि एक अपना टॉवल है उसका, उस टॉवल का वो सांप बना देता है और वो सांप बिल्कुल गिरता नहीं है, माने वो टॉवल गिरता नहीं है, वो सांप की शेप ले लेता है। फिर वो दिखाता है कि कैसे करके वो पानी की बोतल को उल्टा करता है और पानी उसमें से नीचे से नहीं निकलता है। तो ये सारे एक्शंस वो करता है सर्कस में, उसे नहीं पता कि ये सारे एक्शन क्यों होते हैं। उससे पूछता है एक जन कि कैसे कर लेते हो, उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सर्कस में परफॉर्म कर रहा था। तो वहां पर जब उनको सिखाया जाता है तो उनको केवल तरीके बताए जाते हैं, अरे ऐसे पलटो, इतने एंगल से डालो,
स्पीड तेज करो, कम करो, इतने से करो, क्या करो, उन्हें नहीं पता होता। तो वो जो सारे एक्टिविटीज हैं जो हम सर्कस में देखते हैं या जो इस तरह के शोज में देखते हैं, उन सब में ये सारे फिजिक्स के लॉज लगाए जाते हैं, मैथमेटिक्स लगाई जाती है, और तब उसके बाद ही ये सब इस तरह का परफॉर्म करते हैं। और हम उस समय एकदम से ताज्जुब करते हैं कि इतना स्पीड कैसे ले लिया, ये मतलब गिर क्यों नहीं रहे हैं। वो सारी चीजें लॉज पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये बताया कि जब रोटेशन करते हैं और मास डिस्ट्रीब्यूशन पर फर्क पड़ जाता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर फर्क पड़ जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम पर भी फर्क पड़ सकता है। नाउ वी विल डेराइव द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ, जो अभी तक हमने नहीं किया है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच angular momentum is conserved. Okay, so as I defined that L is equal to R cross P. This is the definition of angular momentum. Now we differentiate it because we have to see whether it is conserved or not. So this is d dt R cross P. R cross, now this P may be replaced by MB. ये जो हम डिफाइन करते हैं ना, ये जो हम डिफाइन करते हैं, इसमें जो P होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम नहीं होता यहाँ पे P, ये ध्यान रखना आप लोग। P जो होता है आप पहले से लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में रखोगे, जब मैंने डिफाइन किया था तब आपको बताया था, पहले आप लीनियर के फॉर्म में रखोगे और अगर जरूरत होगी तो हम इसे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे with the help of the relation between the linear momentum and angular momentum. So now we differentiate it. M को बाहर ले लीजिए, dr dt cross v plus r cross dv dt. M dr dt is v cross v plus r cross dv dt may be written as a. Now what is v cross v? This will be 0 r cross a. You can write it as r cross ma. It is r cross, what is ma? By Newton's second law. It is r f. So what is r f? Anybody of you? R cross F. Physically, what is R cross F? अच्छा, अभी तुम इतना सारा पढ़ चुके हो, अभी बताओ what do you mean by R cross P? फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? R क्या है? R रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की, एंड P क्या है? लीनियर मोमेंटम MB, ऐसे। So what is R cross P? एनर्जी या वर्क डन। बेटा R cross P एक वेक्टर है ना, और वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? R cross P की ये है ना डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है ना R cross P की, इस तरह से। तो ये क्या है? MV क्या था? लीनियर मोमेंटम। R cross P क्या है? दिस इज रोटेशनल इफेक्ट, अभी एक दो तरह से बताती हूँ इसको, ऑफ लीनियर मोमेंटम। रोटेशनल परफॉर्मेंस, it is a rotational performance. It is also called movement of, it is called movement of linear momentum. This is movement of linear momentum. आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा बहुत ज्यादा फिजिक्स हो गई, बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई। शुरू में जब हम ये करेंगे उसके बाद हम इन सबको कनेक्ट करते जाएंगे, जब मैथमेटिक्स करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए ऐसे मत सोचो कि क्या सारी मैकेनिक्स में हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स जब अप्लाई करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम ये सब चीजें जानेंगे। देखो
इसको आप देखो क्या लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मूवमेंट का मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट, ये लीनियर मोमेंटम है। जैसे ही आप आर्क से क्रॉस करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आर्क का मतलब है रेफरेंस लेंथ, तो हमेशा ये क्या देगा, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दिस पी। इसी तरह से मैंने कहा आर क्रॉस एफ, एफ क्या है, फोर्स, आर क्रॉस एफ का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ फोर्स। और फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब आप जोड़ो तीनों दोनों चीजें बिल्कुल। यहां मैंने कहा आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी का मतलब है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ व्हाट, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दिस पी। व्हाट इज दिस पी, दिस इज लीनियर मोमेंटम। हियर आई एम सेइंग आर क्रॉस एफ, तो ये फोर्स से रिलेटेड हो गया, दिस इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो जब भी आप रेफरेंस लाइन से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, तो वो उसका मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब भी आपने पहले जो मैकेनिक्स पढ़ी है, वहां बहुत सारा आप लोग पढ़ते हो, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, ये सब वर्ड्स हम यूज करते हैं, उसका मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट्स। और जो आर क्रॉस एफ होता है, दैट मींस मूवमेंट ऑफ फोर्स, physically this is called torque, this is torque. So you can see how the Newton's law is associating or providing the characteristic of a property. L is the property of a motion, which property, it is the momentum, which is the property of an object due to motion or during motion, not due to motion, it is during motion. And secondly, you have used the Newton's law, that means you have write ma is equal to f here. This is the use of Newton's law. So this is the beauty of Newton's law, which is providing you the information about the property of a moving object. Okay, now this is the torque. Now what is the result? Suppose I say that torque is 0. If torque is 0, then this implies dl dt is 0, or L is constant with respect to time. So it is called the constant of motion. L is constant implies, what was L? L was angular momentum. Angular momentum is conserved. And what is the condition? The condition is that torque should be 0. So हमने एक और चीज कही, हमने कहा कि आर, एक तो ये रिजल्ट आ गया आपका, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इफ द टॉर्क इज 0. एक और चीज देखिए, अगर मैं कह रही हूं आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज थीटा बिटवीन आर एंड एफ? आर और एफ कैसी फोर्सेस हैं? आर क्रॉस एफ अगर 0 है तो आर इज पैरेलल टू एफ, हुआ या नहीं? आर इज पैरेलल टू एफ। अब हमने कहा आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज आर इज पैरेलल टू एफ। इसका मतलब ये हुआ आर क्रॉस एफ कब 0 होगा? जब आर पैरेलल टू एफ होगा। आर पैरेलल टू एफ होगा का मतलब क्या हो गया कि फोर्सेस along reference line, along or parallel to reference line. अब थोड़ा सा इसे कनेक्ट करो आप, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको अर्थ का और सन का। अगर फोर्स रेफरेंस लाइन के अलोंग है, अगर फोर्स रेफरेंस लाइन के अलोंग है तो आर क्रॉस एफ 0 होगा, आर और एफ क्योंकि पैरेलल हो जाएंगे। आर और एफ अगर पैरेलल हो जाएंगे तो आर क्रॉस एफ 0 होगा। आर क्रॉस एफ अगर 0 होगा यानी टॉर्क 0 होगा। यदि टॉर्क 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मैंने एक तरह से तो ये कहा कि इफ टॉर्क इज 0, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, और दूसरी तरह से इस बात को क्या कहा कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज द रेफरेंस लाइन, देन अगेन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। जो हमने सन का और अर्थ का एग्जांपल दिया था, वहां यही चीज लागू है। ये सन है और ये अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है।
जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन नहीं सॉरी, दिस द रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन के अलोंग ही फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस रेफरेंस लाइन के अलोंग है, इसीलिए यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, और इसी वजह से अर्थ एक ऑर्बिट प्रोड्यूस कर पाती है, अर्थ एक ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्यूट कर पाती है, घूम पाती है। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? पहले बताओ, दोबारा आप लोग अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको? नो मैम। एंगुलर मोमेंटम ma'am. जो हुआ वो आपका क्या हुआ? इट इज अ ट्विस्टिंग फोर्स। ओके, तो ये ट्विस्टिंग फोर्स हो गई आपकी एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? पहली बात, जो आपकी एंगुलर मोमेंटम है दैट इज ड्यू टू ट्विस्टिंग फोर्स। और ये क्या प्रोड्यूस करती है एंगुलर मोमेंटम? ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग या उल्टा कहिए आप, ट्विस्टिंग के केसेस में हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है। So law of conservation of angular momentum finally is that angular momentum of a system is conserved as long as there is no net external torque acting on the isolated system. ये जो isolated word है ना, ये इसलिए होता है कि मास उसका प्रिजर्व्ड है और या फोर्सेस प्रिजर्व्ड है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा as long as there is no net external torque acting on the आइसोलेटेड सिस्टम। जो मैंने फोर्स की डायरेक्शन से जोड़ा है वो इसी का दूसरा इंटरप्रिटेशन है। नाउ व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सिस्टम टू बी कंजर्व्ड? द सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड, दैट इज द मास ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, नो एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क ऑन द सिस्टम मस्ट बी जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ a system to be isolated, so you should learn it or you should remember it कि आइसोलेटेड सिस्टम कब होगा। वो ऊपर वाली डेफिनेशन में भी इन्वॉल्व है, और नीचे आइसोलेटेड को अलग से बता दिया कि सिस्टम का जो मास है वो ड्यूरिंग कोलिजन कांस्टेंट रहना चाहिए। कोलिजन के बाद तो चेंज होगा, लेकिन कोलिजन के दौरान सेम रहना चाहिए। और अगर कोलिजन नहीं हो रहा है, एक ही पार्टिकल है, जैसे अर्थ है, अर्थ का कोलिजन नहीं हो रहा है, तो उसका अपना मास कंजर्व रहना चाहिए, मास कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा जो एक्सटर्नल फोर्स है या टॉर्क है, यहाँ मैंने दोनों बातें लिखी हैं, एक्सटर्नल फोर्स लिखा है फॉर लीनियर मोमेंटम और टॉर्क लिखा है फॉर एंगुलर मोमेंटम। वो सिस्टम उस सिस्टम पर इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन। वन इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड अनदर इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये जो कुछ भी हम करा रहे हैं इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इस पे पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैथमेटिक्स शुरू होगा तो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप बहुत जल्दी उसको कर पाओगे, आप काफी स्पीड ले सकते हैं हम उसमें। तो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम जितना भी कर रहे हैं दिस इज रिगार्डिंग सिंगल पार्टिकल, जो आप पहले से पढ़ चुके हो, दिस इज जस्ट द पार्ट ऑफ रिवीजन। उसके बाद हम आएंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, विच इज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। सो this is all about this part.